Alright, ठीक है. So that is something you will get to see over here. You will get to find that your food actually passes through your oropharynx और आपका laryngopharynx से आपको ये food pass होके basically ultimately आपका जाएगा into your esophagus. ठीक है. So ये आपको याद रखना है, जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है, राइट. अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप खाना खा रहे होते हो, राइट, जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका खाना आपके विंड पाइप में ना जाए. तो विंड पाइप का जो एरिया एक रहेगा यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ग्लॉटिस. So you'll have something like your glottis. So glottis is like this structure, small funnel shaped structure आपका होगा glottis. और अगर यहाँ से खाना अंदर जाता है then that can be a matter of concern because that will lead to a windpipe. ये आपका बेसिकली आपका ट्रैकिया की तरफ आपका जा रहा है ये रास्ता. ठीक है. तो ये जो आपका जो ग्लॉटिस है यहाँ पे, ये ग्लॉटिस को एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से कवर करेगा. नॉट फिलामेंटस, कार्टिलेज स्ट्रक्चर से कवर करता है जब आप खाना खा रहे होते हो. और वो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर आपका होता है यहाँ पे एपिग्लॉटिस. सो एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे. एपिग्लॉटिस इज गोइंग टू बी अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. और इसका काम ये होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो ये नीचे बैठ जाएगा और इसे कवर कर लेगा. तो इसका काम ये होता है कि ध्यान रखना कि खाना गलती से भी आपका विंड पाइप वाले एरिया में ना जाए. अगर ये होता है then it can be life threatening. Do understand this thing. अगर ये गलती से ऐसा होता है then that's why it can be life threatening. तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बातें नहीं करनी चाहिए. कि जब बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, काफी लाइकली चांस है कि खाना वहां पे जाएगा. लेकिन जनरली होता है कि जैसे खाना वहां पे जाता है, जैसे उसके कुछ खाने के स्मॉल पार्टिकल्स वहां पे जाते हैं, योर बॉडी गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. आप आपको खांसी आने लगती है एंड द बॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो भी आपका अंदर गया वो फटाफट बाहर निकला है, सो दैट इट डजंट गेट प्लग्ड इन. क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है देन एज आई हैव टोल्ड यू इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है. तो आपको याद रखना है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस इज गोइंग टू एंश्योर दैट द फूड इज नॉट एंटरिंग द ग्लॉटिस पार्ट. क्योंकि अगर वो होता है then it can be a matter of concern. You can find the food might reach into get stuck into a trachea or go towards the lungs, which is not something you want by any means. ठीक है. So that is something you have to remember कि glottis और epiglottis यहाँ पे क्या है. So glottis वाले पार्ट को जो आपका कवर करेगा आपका होगा epiglottis. तो जब भी आप खाना खा रहे हो ये बंद रहेगा, राइट. लेकिन आपने वही चावल मुंह में रख के बातें करनी है तो वो टाइम पे इसे खोलना पड़ता है बिकॉज वहां पे आपका वोकल कॉर्ड भी होता है. तो वो टाइम पे खुलेगा भी, वो आप खाना भी सॉल्व कर रहे होंगे. सो दैट्स व्हाई you don't have to talk while you are eating. तो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, try to see this, ये यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा. यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा एंड दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी योर एपिग्लॉटिस. यहाँ पे ओरो और लैरिंजो के बीच में यहाँ पे है. ठीक है. और नीचे आपका यहाँ पे है लाइक द ग्लॉटिस पार्ट विच विल अल्टीमेटली लीड टू योर ट्राइकिया लेटर ऑन. ठीक है. तो होता क्या कि जब आप खाना खा रहे हो, देखो ये लड़का यहाँ पे खाना खा रहा है, ये निकल जाए खाना, तो तब आपका यहाँ पे हो गया ये बंद. That's when you will find the epiglottis is going to cover that particular glottis wala part and going to ensure that your food is only going towards the esophagus. Again, that is something which should be very like ये भी आपका like it is something which happens all by your, you don't really have to consciously do that. ये आपकी body खुद कर लेती है. ठीक है. And that's when you will find that your food does not, that's how your food does not enter your trachea, which can be life threatening. सो याद रखना ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस की स्टोरी बड़ी सिंपल स्टोरी आपकी यहाँ पे. ये फ्लैप है जो आपका कवर करेगा एपिग्लॉटिस को एंड टू एंश्योर दैट द फूड डज नॉट एंटर इनसाइड इनटू योर ट्रैकिया. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब हम देखेंगे हमारे यहाँ पे ईसोफेगस को. तो अगर हम ईसोफेगस की बात करते हैं तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ईसोफेगस में क्या चीजें डाइजेस्ट होती है? ईसोफेगस में याद रखना पहली चीज, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे आपका डाइजेशन नहीं होगा, याद रखना. यू डोंट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ डाइजेशन हैपनिंग इन द ईसोफेगस. डाइजेशन आपका हो रहा था ओरल कैविटी के अंदर, फेरिंक्स में कुछ नहीं हो रहा, ईसोफेगस में भी कुछ नहीं होगा. इट्स जस्ट अ लॉन्ग ट्यूब. ये सिर्फ आपकी एक लॉन्ग ट्यूब है अराउंड 25 सेंटीमीटर की, जो आपको लेके जाएगी टुवर्ड्स द स्टमक, जो आपको स्टमक तक लेके जाती है. तो आपको इतना याद रखना है कि ईसोफेगस का काम ज्यादा कुछ नहीं होता. याद रखना इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच विल अलाउ द फूड टू रीच इनटू द स्टमक. ठीक है. तो यहाँ पे काफी रिदमिक मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपका खाना ईसोफेगस में जाता है. सो द ईसोफेगस इज गोइंग टू हैव अ वेरी रिदमिक मूवमेंट ओवर देयर so that the food can very easily pass into the stomach, right? So we'll get to see a very rhythmic
movement in the wall of esophagus, in the wall of esophagus, जो हेल्प करता है बेसिकली आपके फूड को पुश करने के लिए टुवर्ड्स द स्टमक. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये रिदमिक मूवमेंट जो आपकी हो रही है इसोफेगस के वॉल के अंदर, ये हेल्प करिए फूड को पुश करने के लिए इनटू द स्टमक. सो इसोफेगस का और कोई रोल यहाँ पे रहेगा नहीं. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट. 25 सेंटीमीटर लेंथ की आपकी फूड पाइप है. इट लाइज बिहाइंड द ट्राइकिया. आपने पिक्चर में उसे देखा था, ये आपके ट्राइकिया के पीछे के साइड पे है, राइट. ये आप इग्नोर कर सकते हो. इट हैज अ सर्वाइकल थोरैसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट. ये आप इसको लाइक यू कैन इग्नोर दिस पार्ट. देयर इज समथिंग यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? दैट रिदमिक मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द इसोफेगस. जो आपकी जो इसोफेगस की जो आपकी वॉल है, जो मस्कुलर वॉल है, वो जब आपका रिदमिक मूवमेंट शो करती है उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. दैट रिदमिक मूवमेंट जो मैंने बात करा था उसको हम यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस हम इसे बोलेंगे, जो आपका हो रहा है इन द वॉल ऑफ योर इसोफेगस. और उसके जैसे आपके यहाँ पे जो खाना है वो आपका मूव करके आ जाएगा इनटू योर स्टमक. सो नाउ अल्टीमेटली आपका जो खाना है वो स्टमक तक आ चुका है. तो आप मुझे ये बताओ कि आपका जो फूड है वो स्टमक में आ चुका है, अभी तक क्या क्या चीजें डाइजेस्ट हुई है फूड के अंदर? टेल मी दैट. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन डाइजेस्टेड बाय फार? स्टार्च. स्टार्च हुआ है, बिल्कुल सही बात है आपकी. स्टार्च हुआ है. और कितना परसेंट स्टार्च हुआ होगा? 30%. हाँ जी, 30% स्टार्च आपका यहाँ पे डाइजेस्ट होगा. ठीक है, राइट. एंड यू विल हैव समथिंग लाइक योर लाइपेज वहां पे रहेगा, उसमें भी ऐड किया होगा, बट एपरेंटली आप याद रखो एज अ स्टार्च भी अभी आप फिलहाल याद रखो. ठीक है. सो दैट इज समथिंग डाइजेस्टेड. नथिंग एल्स हैव बीन डाइजेस्टेड बाय फार. तो यहाँ पे आपका फूड मूव कर करके आ जाएगा स्टमक के अंदर. एंड नाउ वी हैव टू सी व्हाट विल हैपन इन द स्टमक. ये वाला पार्ट हमें समझना है ध्यान से, क्या स्टमक में आपके यहाँ पे क्या होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टमक इन डिटेल. ठीक है. सो जब आपका खाना स्टमक में आ जाता है, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स व्हाट विल बी हैपनिंग इन द स्टमक. अब एक चीज याद रखना, स्टमक आपका साइट होता है जहां पे आप खाना खाने के बाद उसे रखा जाएगा कुछ टाइम के लिए. प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि स्टमक में जब आपका खाना आता है ना, the food has to be stored over there for certain duration of time. So I can say the food can be stored for 3 to 4 hours, right? So it can store the food for 3 to 4 hours. तो यहाँ पे वो स्टोर करेगा. अब सिर्फ स्टोर नहीं कर रहा, यू विल फाइंड नंबर ऑफ एंजाइम्स. आप देखेंगे यहाँ पे कि कई सारे एंजाइम्स होंगे जो खाने पे ऐड करेंगे और कई सारी चीजें को डाइजेस्ट करेंगे. नंबर ऑफ थिंग्स विल हैपन इन द स्टमक. तो यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका डायजेशन भी हो रहा है. तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टमक के अंदर कौन से एंजाइम्स आते हैं और उनका काम क्या होता है. सो विल स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. तो अगर मैं स्टमक की बात करता हूँ तो याद रखना, स्टमक की वॉल पे आपके कई सारे सेल्स होते हैं. इन द वॉल ऑफ द स्टमक यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. सो इन द वॉल ऑफ स्टमक आपको यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे और वो सेल्स आपके कई सारे टाइप के एंजाइम यहाँ पे रिलीज करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द एंजाइम फर्स्ट. ठीक है. तो यहाँ पे मैं कुछ एंजाइम्स की बात करूंगा या कुछ सिक्रीशन की बात करूंगा, लाइक योर HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर जिसका पूरा नाम यहाँ पे होता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. अब जो भी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसे बस आप आराम से सुनो एज अ स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. तो एक आपका सिक्रेशन है आपके यहाँ पे HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. ये आपका पेट में किया जाएगा, स्टमक में होगा. देन यू विल हैव अ एंजाइम लाइक योर पेप्सिनोजन. ये आपका एक एंजाइम होता है जो आपके स्टमक में आएगा, राइट. देन यू हैव अ एंजाइम लाइक योर प्रोरेनिन. ये भी आपका एक एंजाइम आपके स्टमक में आपको दिख जाता है. यू कैन हैव अ सिक्रीशन ऑफ समथिंग नोन एज योर म्यूकस. म्यूकस का सिक्रीशन भी आपके स्टमक में आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है. देन यू कैन हैव
वन मोर टर्म ओवर हियर नोन एज माय गैस्ट्रीन. गैस्ट्रीन भी आएगा, लेकिन गैस्ट्रीन को मैं अलग से लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो जाता है. ये दिस इज समथिंग व्हिच विल बी काइंड ऑफ डिफरेंट, सो वी विल सी दैट. अब आप यहाँ पे समझो इस बात को कि आपके स्टमक के अंदर क्या क्या आ रहा है. HCl आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका आ रहा है, और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर आ रहा है. ये जो दो चीजें हैं मेरी जो स्टमक में आएंगी, ये आएंगी कुछ सेल्स में से, एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज माय पैराइटल सेल्स. तो आपके स्टमक के वॉल के अंदर याद रखना आपके एक सेल्स होते हैं, या वन टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज माय पैराइटल सेल्स, और पैराइटल सेल रिलीज करेंगे मेरा HCl एंड कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. इतना पहले आप इसे सुन लो कि ये सेल्स आपको ये कंटेंट यहाँ पे रिलीज करेंगे. देन यू हैव योर पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन. ये जो आपका कंटेंट है ये आपका आ रहा है फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल जिनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स, जिनको हम बोलेंगे चीफ सेल्स. तो चीफ सेल्स जो आपके होंगे ये भी आपके स्टमक के वॉल में ही लगे हुए होंगे, और यहां से आपके दो एंजाइम आपके यहाँ पे आ रहे हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन. ये दो एंजाइम्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं. और जो म्यूकस आपका होता है, म्यूकस बेसिकली आपका आ रहा होता है एक टाइप के सेल्स से जिनको मैं बोलता हूँ मेरा यहाँ पे गॉबलेट सेल्स. राइट, गॉबलेट सेल से मेरा यहाँ पे म्यूकस आ रहा होता है. अब आराम से बिना ज्यादा लोड लिए इस चीज को सुनो कि ये जो सिक्रेशन आपका आ रहा है ना, ये जो इतना भी सिक्रेशन आपका आ रहा है, ये स्टमक की वॉल से ही आ रहा है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये पूरे सिक्रेशन को मैं कलेक्टिवली कह सकता हूं एज अ गैस्ट्रिक जूस. ये जो पूरा जो सिक्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, द कंप्लीट सिक्रेशन व्हिच आई एम एबल टू सी ओवर हियर, दिस कंप्लीट कंटेंट, ये जो मेरा पूरा यहाँ पे जो मुझे कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन. The complete content you are able to see over here, ये जो पूरा कंटेंट है, this is something which has been called as your gastric juice. इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे gastric juice. ये बात याद रखना. और इसका जो pH रहेगा ना गैस्ट्रिक जूस का, वो रहेगा अराउंड 2. जो pH इसका रहेगा इज गोइंग टू बी अराउंड 2. तो काफी एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस, याद रखना. गैस्ट्रिक जूस आपका काफी एसिडिक होता है थैंक्स टू योर HCl. HCl की वजह से आपका जो गैस्ट्रिक जूस रहेगा वो काफी ज्यादा एसिडिक रहेगा. ठीक है. एक और चीज याद रखना, आपके जो एंजाइम माउथ पार्ट में थे ना, अगर वो यहाँ तक पहुंचते तो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज pH आपका यहाँ पे काफी लो है. ठीक है. सो गैस्ट्रिक जूस के बारे में इतना आप दो चीज याद रखो यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस का pH जो है आपका काफी यहाँ पे कम है, अराउंड 2. ये क्यों है? बिकॉज ऑफ HCl, राइट. और HCl के साथ साथ और क्या चीज आपको यहाँ पे मिल रही है? कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड म्यूकस. दिस ऑल कंपोनेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय गैस्ट्रिक जूस, जो आपके फूड पे एक्ट करेंगे. दे विल एक्ट ऑन योर फूड एंड दे विल डू समथिंग अबाउट द फूड, और उसके ऊपर एक्ट करके उसे कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन करेंगे. दे विल हैव सम रूल्स, विल सी दैट. ठीक है. आपको याद रखना है इसके अलावा कि आ कहां से रहा है. पैराइटल सेल्स आपके भेजेंगे आपके HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर को. ये एक प्रोटीन है. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, वो एक टाइप का प्रोटीन है बेसिकली. ठीक है. चीफ सेल्स जो आपके होते हैं वॉल के अंदर, वो भेजेंगे आपके पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को, राइट. एंड गॉबलेट सेल्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज द म्यूकस. इतना आपको यहाँ पे पहले याद रखना है. तो क्या आपको समझ आ रहा है कि स्टमक में अभी क्या हो रहा है? पहले आपको ये याद रखना है कि स्टमक में हो क्या रहा है, राइट. दैट आपका खाना वहां पे आया, और उसके बाद आपका गैस्ट्रिक जूस आएगा. कहां से आ रहा है गैस्ट्रिक जूस? फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक. वॉल में क्या है? वॉल में ये सेल्स है, पैराइटल सेल, चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स, and they are going to dump everything in the stomach so that it can do its job of breaking down the food particle. क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? Yes. कोई कुछ लगेगा कि रिपीट करना तो बोल दो, कि यहाँ से क्या होगा, चीजें थोड़ी एस्केलेट होती है, तो लगे ना कि रिपीट करना है तो रिपीट कर दो. हाँ जी. और अगर हैंड रेज मत करो, डायरेक्ट अनम्यूट करके बोल दो कुछ बोलना है तो बोलो. ये वाला फिर से समझा दो, स्टमक वाला. हाँ. तो देखो हुआ क्या ना, स्टमक के अंदर आपका खाना पहुंच गया. स्टमक में जैसे आपका खाना पहुंचा, तो याद रखना कि स्टमक की जो वॉल होती है ना, एक चीज याद है कि स्टमक के अंदर खाने को पहले आप स्टोर करोगे कुछ टाइम के लिए, और ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन आप क्या करते हो, जो स्टमक की वॉल होती है वहां से कई सारा कंटेंट स्टमक में डाला जाएगा. तो स्टमक की वॉल पे आपको क्या मिल रहा है? यू हैव अ पैराइटल सेल्स, यू हैव अ चीफ सेल्स एंड यू हैव गॉबलेट सेल्स. पहले हम इन 3 सेल का यहाँ पे नाम ले रहे हैं. ये सेल्स रिलीज करते हैं अपना कंटेंट. पैराइटल सेल रिलीज करेगा हमारा HCl,
प्लस कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ सेल में रिलीज करेंगे पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, और मेरा जो गॉबलेट सेल है यहाँ पे वो रिलीज करेगा मेरे यहाँ पे म्यूकस। और ये जो पूरा कंटेंट है मेरा यहाँ पे जो मेरा स्टमक में आ चुका है, इसको मैं कलेक्टिवली कहता हूँ मेरा गैस्ट्रिक जूस, और इसका जो पीएच रहेगा वो रहेगा अराउंड 2। तो ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको इतना समझ आ रहा है देन आप एक और चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि गैस्ट्रिन भी यहाँ पे है। तो गैस्ट्रिन है क्या, बता दो पहली चीज आपको यहाँ पे कि गैस्ट्रिन जो आपका यहाँ पे है वो आपका हार्मोन होता है। ये कोई एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है। तो इसको मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि ये कर क्या रहा है। बट याद रखना गैस्ट्रिन भी आपका आएगा क्या करेगा, विल सी दैट लेटर। लेट्स मूव अहेड। तो ये आपका ये स्टमक है यहाँ पे। जब भी आपको यहाँ पे स्टमक दिखे ना, याद रखना स्टमक को आप कुछ पार्ट में से डिवाइड करते हो। ये वो पार्ट नोन एज अ फंडस वाला पार्ट, राइट। देन यू हैव अ पार्ट विच कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट। सो इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, फंडस, कार्डियक, देन यू हैव अ बॉडी, राइट, एंड देन यू हैव अ पाइलोरिक रीजन। सो ये आपका जो एरिया रहेगा ये वाला पार्ट, पाइलोरिक कैनाल वाला पार्ट, दिस गोइंग टू बी अ पाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो इसको या पाइलोरिक पार्ट भी आप इसे बोल सकते हो। सो स्टमक में आपको इतना रखना कि आपके 4 पार्ट होते हैं, या फंडस, पाइलोरिक रीजन, कार्डियक एंड मेन बॉडी। अब बात ये है कि ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके वैसे आएंगे नहीं कभी भी कि यार ये पार्ट का स्पेसिफिक रोल क्या होता है, बट आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आ रहा है। फंडस जो है आपका वो काफी ऊपर वाले साइड पे है। फंडस जो आपका है ये काफी ऊपर वाले साइड पे, देखो यहाँ पे होगा आपका इसोफेगस। डायग्राम को समझो, ऊपर वाले पार्ट से आपका यहाँ पे आ रहा है इसोफेगस, ठीक है। यहां से आपका चालू होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से आपका चालू होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ऊपर वाले इसोफेगस के पास में आपको मिलेगा फंडस वाला एरिया। कार्डियक पार्ट इज आल्सो वेरी मच क्लोजर टू द इसोफेगस वाले एरिया के पास से, राइट। आई वुड से कि आपका कार्डियक रीजन जो आपका यहाँ पे है ना, ये वाला जो आपका पार्ट है ये भी आपका अपर पार्ट में है। बॉडी वाला एरिया आपका थोड़ा बीच में आ जाता है, लेकिन पाइलोरिक रीजन इज वेरी क्लोज टू द जंक्शन जहां पे इंटेस्टाइन चालू होता है। तो मैं बस चाहता हूं कि यार आपको उसकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि वो है कहां पे, ठीक है। यू हैव टू नो द लोकेशन ओवर देयर। अब एक और चीज यहाँ पे समझो, ये तो आपके हो गए 4 इसके एरियाज। अगर अभी आप खाना खाते हो, समझो अगर आप 8 बजे भी आप खाना खाते हो अच्छे से, लाइक बहुत सारा खाना खाते हो, 8 रोटी चावल सब आप खाते हो, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा शीतल हेड स्टैंड करके बता दो। हेड स्टैंड बताया ना, मतलब क्या होता है कि आप हाथ नीचे पैर ऊपर, अगर आप करके बता दो, तो आप अगर आप उसे करोगे ना तो आपका खाना मुंह से बाहर आना चालू नहीं करेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हेन यू डू अ हेडस्टैंड आफ्टर ईटिंग अ फूड, ऐसा नहीं होता कि आपका खाना ट्रैवल कर करके इसोगस वापस ट्रैवल कर करके आपका आ रहा है एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ऐसा नहीं होगा। और वैसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे उसे कुछ वॉल के थ्रू बंद करते हो स्टमक को। तो स्टमक में जब आपका खाना अंदर आ जाता है, देन यू हैव समथिंग गार्डिंग द स्टमक वॉल, आई वुड से समथिंग गार्डिंग द इसोफेजियल चैनल, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे वाल्व। यू कैन कॉल इट एज अ esophageal sphincter। esophageal sphincter जो आपका यहाँ पे होगा, ये एक वाल्व की तरह यहाँ पे काम करता है, और ये बंद हो जाता है एक बार आपका खाना अंदर आ गया तो। सो you'll have something as a esophageal sphincter, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे you have a esophageal sphincter। आपको लोअर अपर याद नहीं रखना, बस आप याद रखो कि you have a esophageal sphincter over there, और ये एक वाल्व की तरह काम करता है कि आपके पेट में खाना आ गया, अब आप अगर उल्टे खड़े भी हो जाओगे तो खाना बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे वाल्व आपका यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। वैसा ही एक स्पिंटर जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपको मिलेगा बिटवीन योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, जो आपका कहीं पे यहाँ पे होगा, समवेयर ओवर हियर यू विल हैव वन मोर स्पिंटर ओवर हियर। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा, इट इज कॉल्ड एज योर पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर। जब वॉमिटिंग होती है तो ये खुल जाता है? हाँ, जब वॉमिटिंग होती है तब ये खुल जाता है। जब वॉमिट हो रही है खुल जाता है, और ये कई बार पुश करता है फूड को बाहर निकलने के लिए एट टाइम्स। दैट इज समथिंग एट टाइम्स का वो करता ही है। जब आपकी वॉमिटिंग हो रही होती है तब ये पूरा आपका खुल जाएगा एंड पूरा आपका खाना ट्रेवल करके आएगा ऊपर तक, पूरा ट्रेवल करके खाना ऊपर तक आएगा फिर बाहर निकलेगा। नाउ दैट इज समथिंग यू गेट टू हैव। अब जनरली आपकी वॉमिटिंग कब होती है? इधर आप बीमार हो, इधर आप अगर बहुत सिक हो तो वो टाइम आपको वॉमिटिंग आपको मिलेगी होते हुए, या फिर मोशन सिकनेस में होता है। मोशन सिकनेस को लेके आपको आइडिया होगा, लाइक
सी यू आर फ्रॉम ऑल हिमाचल, तो तुम्हें तो इतना दिक्कत आता नहीं होगा, लेकिन जो लोग हिमाचल पहली बार जाते हैं ना, या जो लोग नए होते हैं वहां पे बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको दिक्कत आता है, कभी नोटिस करना लॉन्ग जर्नी के अंदर। हाँ, तो लाइक जो कंडक्टर होता है कई बार सबको बैग्स दे रहा होता है, ही इज एक्चुअली गिविंग देम ऑल दोस पेपर बैग्स ओवर देयर, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि इट्स बेटर टू गो इन दैट पर्टिकुलर बस जहाँ पे खिड़कियां खुल जाती है, एंड रादर गेटिंग इनटू समथिंग लाइक हिमगिरी। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना, व्हेन यू हैव दिस मोशन सिकनेस, वो टाइम पे आपके वाल्व खुल जाता है, ये टाइम पे आपके वाल्व यहाँ पे खुल जाएंगे, और वो टाइम पे यू विल बी प्यूकिंग आउट। ओके, इधर यू आर इल व्हेन यू आर प्यूकिंग आउट, मोशन सिकनेस, या कई बार अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, देन उसमें भी आपका कई बार ये होता है, बट जनरली इलनेस, मोशन सिकनेस आर द रीजन व्हेन यू गेट टू सी योर लाइक वॉमिटिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने कुछ गलत चीज खा ली, समझो आपके घर में छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसने झंडू आम खा लिया, राइट, जो खाना नहीं चाहिए था उसको, तो ऐसे टाइम पे क्या करेगा, डॉक्टर कुछ ऐसे दवाई देगा व्हिच विल प्रमोट वॉमिटिंग। ओके, so that is something also, कई बार वॉलंटरी भी आप करवाते हो ऐसी चीजें, so all those things happen. Okay, now the thing is, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका esophageal sphincter, right? ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? It is between the esophagus and the stomach. It is between the esophagus and the stomach. ये टर्म्स याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चन के अंदर, you get question based on them, इसलिए इनको मैं बार बार बताऊँ। esophageal sphincter आपको यहाँ पे दिखेगा एक, और नीचे वाला जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ होगा pyloric sphincter। खाना एक बार अंदर आ गया, ये बंद हो जाता है, और पायलोरिक स्फिंक्टर आपका जब खुलेगा तब खाना आपका आगे बढ़ेगा, राइट। तो इनिशियली क्या करता है ना, आपका स्टमक खाने को स्टोर करके रखेगा वो, राइट, और डायजेशन को होने देगा। बट जैसे जैसे डायजेशन होने लगता है, देन व्हाट इट विल डू, इट विल स्लोली पुश द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एकदम से नहीं, 3 ml 4 ml 3 ml ऐसे करते हुए वो खाने को यहां से पुश करके अंदर की तरफ जाने देगा। इट विल अलाउ द फूड टू गेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो ये स्लाइड में आपको ये 2 टर्म्स याद रखने हैं, यू हैव अ पायलोरिक स्फिंक्टर एंड यू हैव अ esophageal sphincter। एंड प्लीज रखना, ये आपके दे आर लाइक योर डोर्स, ये एक दरवाजे की तरह होता है कि खाना अंदर आ गया तो आपको इसे बंद कर देना है, और अगर आपको खाने को आगे भेजना है तो आपको उसे पुश करना है, लाइक यू हैव टू ओपन द डोर टू मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो क्या ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, सो ये 2 चीजें पहले आपको यहाँ पे आर, दीस आर द 2 टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। ओके, स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है, स्टोरेज एंड डाइजेशन के लिए इसका काम होता है। याद रखना, स्टोरेज एंड डाइजेशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इट विल बी द वर्क ऑफ द स्टमक। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टमक में, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको याद रखना है। प्लीज नो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीन हैपनिंग। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके काम क्या होता है, व्हाट इज माय HCl, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, इन लोग के रोल्स क्या होंगे हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's start with your HCl and Castle intrinsic factor. HCl and your Castle intrinsic factor. Castle intrinsic factor का रोल बताता हूं। ये बेसिकली आपका एक प्रोटीन है जो हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हेल्प करेगा फॉर द विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इतनी चीज इसके बारे में याद रखना, दिस विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ योर विटामिन B12। इसका और कोई काम नहीं होता, इसका काम होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प, इसका अगर कमी हो ना तो आपका आरबीसी फॉर्मेशन कम हो जाता है। अगर विटामिन B12 की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है, देन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर आरबीसी फॉर्मेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ये प्रोटीन हेल्प करता है। देखो, विटामिन B12 आपका एब्जॉर्ब स्टमक में नहीं हो रहा, ये होगा इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन ये करने के लिए यू नीड टू हैव दैट प्रोटीन। तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि समझो आपके पास है विटामिन B12, समझो ये है आपका यहाँ पे विटामिन B12, राइट, ये घूम रहा है। आपका जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा ना, वो उसे पकड़ के अंदर भेजेगा। जो आपका जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज CS, ये आएगा, इसके साथ अटैच करेगा और इसको फिर एब्जॉर्ब करवाएगा सेल के अंदर, और एल से खुद से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट कासल इंट्रिंसिक फैक्टर इज नोन फॉर, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है। HCl विल हैव नंबर ऑफ रोल्स, राइट। HCl के कई सारे यहाँ पे रोल होते हैं, वो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज आपका ये, अगर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है स्टमक के अंदर तो उसे वो किल कर देगा। इट इज गोइंग टू रिटार्ड
द माइक्रोबियल प्रेजेंस। द माइक्रोबियल प्रेजेंस मतलब माइक्रोब्स को ये किल कर देगा। समझो आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हो, आपने कुछ खा लिया जिसमें है माइक्रोब्स, पैथोजेंस, तो उनको किल करेगा आपका HCl। सो HCl इतना pH इसका लो हो जाता है दैट आपके माइक्रोब्स उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दे आर लाइक वी कैन नॉट सर्वाइव ओवर हियर एंड दे डाई। सो इट विल टू रिटार्ड द माइक्रोबियल प्रेजेंस। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, HCl जो आपका होगा, राइट, HCl जो आपका यहाँ पे होगा वो कन्वर्ट करता है आपके पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन जो आपका था ना एंजाइम, इसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू योर पेप्सिन। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो हमारा पेप्सिनोजन है वो मेरा इनएक्टिव एंजाइम है। एक चीज याद रखना, जब भी एंजाइम के पीछे नोजन लिखा हुआ होगा ना, मतलब वो इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पेप्सिनोजन है आपका यहाँ पे, दैट विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, और ये आपका कर रहा है आपका HCl। सो HCl विल हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ माय पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। और पेप्सिन एक बार आपके यहाँ पे बन गया, फिर ये क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन द प्रोटीन्स, विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करना चालू करेगा, और प्रोटीन्स जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होंगे उनको ब्रेक डाउन करेगा इनटू योर पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स। they will be broken down into your peptides and peptones। अब इसको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि यहाँ पे ये कर क्या रहा है। पेप्सिनोजन जो आपका था वो आपका इनएक्टिव एंजाइम था, इसको एक्टिवेट किया हमने, बनाया पेप्सिन को, बनाया किसकी मदद से, HCl की मदद से। जब पेप्सिन बनेगा तो जो भी खाने के अंदर प्रोटीन होगा उसके ऊपर जाके वो एक्ट करेगा। अब समझो खाने के अंदर आपका है ये प्रोटीन, समझो यू हैव दिस प्रोटीन इन योर फूड। सो इसको ब्रेक डाउन करके इट विल मेक इनटू अ लाइक इसके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बना के वो छोड़ देगा। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, दिस प्रोटीन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ लार्ज फ्रेगमेंट्स। सो एक लार्ज प्रोटीन को ब्रेक करके उसके कई सारे अलग अलग फ्रेगमेंट वो वहां पे बना के उसे छोड़ देगा। उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पे बना एक बड़े प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का जो मुझे यहाँ पे बने ना स्ट्रक्चर्स, इसको मैं बोलूंगा पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। ये आपके बनेंगे बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ माय पेप्सिन। सो एक बार फिर अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हाँ जी बेटा बताइए। सो ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर की पेप्सिन है? नहीं, ये प्रोटीन है, ये आपका है प्रोटीन, और इसको हमने ब्रेक डाउन किया एंड ब्रेक डाउन करके हमने बनाया कई सारे पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। और ये जब मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, राइट, ये ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे लगा यहाँ पे हेल्प किसकी लगी, मुझे यहाँ पे हेल्प लगी, मुझे हेल्प यहाँ पे पेप्सिन की। सो पेप्सिन बेसिकली क्या कर रहा है, एक बड़े प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसे स्मॉलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं सिंपल इसे और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये और फर्दर ब्रेक डाउन होंगे, मेरे जो पेप्टाइड्स है, मेरे पेप्टोन्स है, ये फर्दर ब्रेक डाउन होंगे, लेकिन यहाँ तक इतना ही होगा। पेप्सिन ने इतना ही करना है, इससे बियॉन्ड वो काम नहीं करेगा। इतना आप लोग यहाँ पे याद रखना पहले, ठीक है। अगर आप इतना समझ सकते हो तो आप इतना यहाँ पे जान चुके होंगे कि अगर मेरा HCl नहीं आ रहा देन मेरा स्टमक के अंदर प्रोटीन डायजेशन रुक जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। HCl नहीं आ रहा, किसी रीजन से अगर मेरा HCl नहीं आ रहा तो मेरा प्रोटीन डायजेशन मेरा स्टमक के अंदर रुक जाएगा, वो आगे हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए है नहीं, कोई है नहीं जो मेरे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में कुछ नहीं करता, उसका काम कुछ नहीं है अगर मेरा पेप्सिनोजन वहां पे अकेला खड़ा हुआ है तो कई बार क्या होता है ना बेटा, सुनो ध्यान से, कई बार वो लोग पता है क्या पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में वो लोग पूछेंगे कि आपके पैराइटल सेल काम नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या इंपैक्ट होगा इसका आपके स्टमक के अंदर। तो अगर मेरे पैराइटल सेल काम नहीं कर रहे हैं देन HCl मेरा आएगा नहीं। अगर मेरा HCl आ नहीं रहा, मेरा प्रोटीन डायजेशन स्टमक के अंदर हो नहीं पाएगा। क्या ये पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर लग रहा है कि कोई पार्ट रिपीट करना है देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी सो दैट आई कैन रिपीट दैट थिंग। लेकिन याद रखना दिस इज समथिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैराइटल सेल से आ रहा है HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है आपका विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। बेसिकली इट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, दैट्स इट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, माइक्रोब्स को किल करेगा, उसके साथ साथ इसने कन्वर्ट करना है मेरे पेप्सिनोजन को इनटू माय
पेप्सिन, और पेप्सिन बनने के बाद क्या करेगा, जो भी प्रोटीन्स होंगे उनके ऊपर जाके वो एक्ट करेगा और उन्हें वो स्मॉलर फ्रेगमेंट में उसे कन्वर्ट कर देगा, विच यू कॉल देम एज अ पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। ठीक है, Yes, sir. इतना आई होप इतना सबको क्लियर है यहाँ पे। आई होप दिस समथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, राइट? sir. Okay, now let's have a look at the pro-renin वाला part। एक चीज यहाँ पे देखते हैं and then we'll wrap this up। We'll just have a look at the pro-renin वाला component और फिर हम wrap up। वो भी हम पूरा नहीं करेंगे, बस हाफ समझेंगे इसे। अगर मैं बात करता हूँ मेरे pro-renin की, so pro-renin जो मेरा यहाँ पे होता है, ये भी कन्वर्ट किया जाएगा into my renin। This will be also convert renin। तो ये भी मेरा inactive से active form में लाया जाएगा और इसको भी मेरा करेगा मेरा यहाँ पे HCl। HCl मेरे प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करना है। आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि प्रो रेनिन मुझे मिलता है 10 से 12 साल के बच्चों के अंदर। उसके बाद आपकी बॉडी प्रो रेनिन नहीं बनाती। और वो क्यों नहीं बनाती? बिकॉज इसको हम बोलते हैं हमारा, दिस इज समथिंग विच विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। This will have a role in the digestion of your milk protein। और याद रखना ये जो एंजाइम है ये 10-12 साल तक की उम्र तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये एंजाइम आपके पेट में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप कितना भी मिल्क पियो, प्रोटीन वाला पार्ट तो आपको कभी मिलेगा नहीं मिल्क में से, क्योंकि जो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए जो आपका एंजाइम है वो आपका बनाता ही नहीं है बॉडी। सो दिस इज द ओनली एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मिल्क इज गोइंग टू बी इफ इट हैज सम अमाउंट ऑफ फैट, you can use that fat, it has some amount of calcium, वो आपको मिल जाता है। बट प्रोटीन कंपोनेंट जो है मिल्क के अंदर का, वो इस एज पे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते स्टमक के थ्रू, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर प्रोरेनिन अब नहीं बनता। पहले बनता था लेकिन अब आपका प्रोरेनिन आपका आ नहीं रहा वहां पे, सो आपका मिल्क प्रोटीन डाइजेशन आपका नहीं होता। मैं बस चाहता हूँ कि आप इतना याद रख लो अभी के लिए, राइट? ये मिल्क प्रोटीन क्या है, कैसे वो डाइजेस्ट किया जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप उसे इतना याद रख लीजिए कि प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपका होता है विद हेल्प ऑफ द HCl। ये क्या करेगा, कैसे एक्ट करेगा, विल हैव टू सी दैट। बट फिलहाल इतना याद रखना दैट दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज समथिंग, दिस पर्टिकुलर एंजाइम, रेनिन इज एन एंजाइम, इज गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ माय मिल्क प्रोटीन, जो बच्चों के अंदर होता है, नॉट इन द एडल्ट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको आप पहले ये बताओ कि इतना आपको समझ आ रहा है? दिस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच कंपोनेंट ओवर हियर? Yes, sir. Yes. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन मोर थिंग बिफोर वी रैप अप। इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम है जिम्स के बारे में या एथलीट्स के बारे में, तो ये लोग कई सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, कई सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। उनमें से एक होता है प्रोटीन पाउडर, अगर आपको मालूम हो तो, इफ यू हैव हर्ड दैट, वन ऑफ देम इज प्रोटीन पाउडर, जो कई बार ऐड भी आती है टीवी पे।